गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे पेडागॉजी ऑफ साइंस पार्ट 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग नेचर ऑफ साइंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग नेचर ऑफ साइंस के अंतर्गत कुछ बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं। तत्पश्चात हम आगे के बिंदुओं के फोकस करने जा रहे हैं। तो अगले जो प्रकृति है उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि विज्ञान शिक्षा प्राप्ति का एक अंतर विषयक क्षेत्र है। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। तो देखते हैं कैसे अंतर विषयक क्षेत्र है। तो जैसे कि कोई भी प्राचीन सभ्यता में विज्ञान जो है हमेशा फलता फूलता रहा है। उसका ऐसा नहीं है कि कभी वो कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ या ख़त्म हो गया। बट जिस ज्ञान को आज हम विज्ञान कहते हैं ये जो है ज़्यादा पुराना नहीं है। वास्तव में विज्ञान जो है, अगर ज्ञान के संदर्भ में बात करें हम, तो वैज्ञानिक जैसे शब्द ये जो है आजकल नए हैं, कुछ शताब्दी पहले ही हमारे पास आए हैं। पहले विज्ञान को प्राकृतिक दर्शन शास्त्र कहा जाता था। यह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि विज्ञान सभी प्राकृतिक परिघटनाओं की खोजबीन करता है, चाहे वो धरा पर हो, आकाश पर हो या समुद्र में जल के नीचे हो, अथवा वे मानव के शरीर से संबंधित ही क्यों न हो। परंतु जब ज्ञान का भंडार विशाल हो गया तो वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने के लिए या उसमें जो विशिष्टता है उसको अर्जित करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तब सुविधा की दृष्टि से ज्ञान को, मतलब जो विज्ञान का ज्ञान है उसको भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान जैसे विभिन्न विषय क्षेत्रों में व्यवस्थित कर दिया गया। यद्यपि कोई जो घटना होता है, प्राकृतिक परिघटना, वो किसी एक विषय क्षेत्र में सीमित नहीं की जा सकती। अतः एक विषय का अन्य विषय क्षेत्रों से स्पष्ट विभाजन संभव नहीं है। कई वैज्ञानिक प्रकरण जो है एक से अधिक विषय के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में वर्तमान में एक से अधिक विषय क्षेत्रों तथा अंतर क्षेत्रीय विषयों का अध्ययन करने का चलन हो गया है। उदाहरण के लिए बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और भी नवीन और सशक्त विषय क्षेत्र जो है हमारे पास है, जिसका विचार कर सकते हैं, जो वर्तमान समय में उभर कर आए हैं। इन विषय क्षेत्रों के अध्ययन में भौतिकी का, गणित का, रसायन का, जीव विज्ञान का अध्ययन, ये सारे सब विषयों का अध्ययन जो है समन्वित रूप से बहुत आवश्यक हो गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रोग निदान की वर्तमान युक्तियों का विकास भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान या अन्य विषय क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अनुभवों को सम्मिलित किए बिना, एक दूसरे का सहयोग लिए बिना ये संभव हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। चलिए हम लोग फिजिकल साइंस के अंतर्गत एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। तो वहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऊष्मागतिकी के बारे में। तो ऊष्मागतिकी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जो ऊर्जा को विभिन्न रूपों और उनके अंतरा रूपांतरण जो है से संबंधित नियमों पर विचार करती है। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम ऊष्मागतिक साम्य का कथन है। अर्थात जब भिन्न ताप वाले दो निकाय साथ रखे जाते हैं तो दोनों में ऊष्मा का परस्पर विनिमय तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता। वास्तव में इस नियम के आधार पर किसी निकाय को पूर्ण मानकर उसके ताप को परिभाषित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार अगर हम बात करें, किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है तथा इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। दूसरा नियम स्पष्ट करता है कि किसी न्यूनतम ताप वाले जो पिंड है उससे उच्च ताप वाले पिंड में ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक नहीं हो सकता जब तक बाह्य स्रोत से अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध न की जाए। इन नियमों के अगर हम परिणामों के कारण बात करें तो हमें प्रकृति के सभी प्रक्रमों को समझने के लिए ऊष्मागतिकी का गहन अध्ययन होना चाहिए। अब वो चाहे भौतिक हो, रासायनिक हो या जैविक हो, जो कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से ही जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है अन्य विषयों से या अपने से संबंधित विषयों से भी जुड़ा हुआ है, जिनका अध्ययन हमको किया जाना चाहिए, आवश्यक है। दूसरा एग्जाम्पल हम इसी में बात करते हैं जो कि जीव विज्ञान से हम लिए हैं। जीव विज्ञान में आप जानते हैं कि हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स के उसके केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होते हैं? जो जीवधारियों में पाए जाते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं।
है ना। बायोमोलिक्यूल या बायोकेमिकल कंपाउंड हम उसको बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। बायोमोलिक्यूल्स का जो स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ऐसे बहुत सारे ऐसे इसका स्टडी स्कोप है जिससे काफ़ी निकटता से जुड़ा हुआ है। बायोमोलिक्यूल या बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर का अगर हमको स्टडी करना है तो हमको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस अर्थात NMR, इसका उपयोग हमेशा किया जाता है और किया जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी हमको भौतिकी विज्ञान का भी ज्ञान आवश्यक है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है जी, चलिए हम दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, दूसरे प्रकृति की तरफ चलते हैं। विज्ञान सदैव अनंतिम होता है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। जब भी कभी नए जो प्रायोगिक परीक्षण के रूप में या नए सिद्धांत विकास के रूप में नए साक्ष्य सामने आते हैं, नए सबूत जो हमको मिलते हैं, तो सभी सिद्धांत यहाँ तक कि देखने में सुदृढ़ आधार बनाने वाले सिद्धांत भी संशोधित या सुधार किए जा सकते हैं। मतलब सिद्धांत जैसा भी हो और कितने भी वो प्रबल हों, उसमें सुधार संभव है, संशोधन संभव है, या फिर पूर्ण रूप से त्याग भी किया जा सकता है उसको, मतलब उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये समय समय की बात है, उसमें परिवर्तन जैसे आते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं फिजिकल साइंस के अंतर्गत कि प्राचीन काल में जो विश्व के सिद्धांतों में अगर हम बात करें तो पृथ्वी को विश्व के केंद्र माना गया था। इस प्रकार का जो विश्व है वो भूकेंद्रीय विश्व कहा गया। भूकेंद्रीय कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, भू मतलब भूमि, धरा पृथ्वी से संबंधित है और केंद्र का मतलब सेंटर पॉइंट, अर्थात विश्व का केंद्र क्या है या फिर पूरे प्लैनेट्स का या फिर अंतरिक्ष का केंद्र क्या है, पृथ्वी है। भूकेंद्रीय विश्व उसको कहा गया। इस सिद्धांत में लोगों का इतना प्रबल विश्वास था कि ये धार्मिक आस्था का रूप ले लिया और उसका हिस्सा बन गया। जो लोग ऐसा सोचते थे कि विश्व के केंद्र पर सूर्य है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो विज्ञान जो है वो अनंतिम है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बायो से बात करते हैं तो आप लोग बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैव विविधता के बारे में। तो जैव विविधता की जो विलुप्तता है उसने न केवल सामान्य व्यक्तियों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी आकर्षित किया है। प्रत्येक ने अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के अनुरूप इस विविधता को भिन्न भिन्न प्रकार से सराहा है, समझाने का प्रयास किया है। एक विश्वास था कि पृथ्वी पर हर प्रकार के जीवन की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई है, परंतु 1850 के दशक में डार्विन और वेलस ने इस विचार को प्रस्तुत किया कि विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जो है पृथ्वी पर ही हुई है। अन्य शब्दों में अगर बात करें तो जैव विविधता का प्रतिरूप करोड़ों वर्षों के परिवर्तनों के फलस्वरूप हुआ है और विभिन्न प्रकार के जीव केवल पहले से उपस्थित जीवों से ही उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु इससे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, पृथ्वी पर जीवन कैसे प्रारंभ हुआ। पृथ्वी पर जीवन के प्रथम रूपों की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों ने विभिन्न परिकल्पनाएं जो है प्रस्तुत की। वे सत्य को जानने के लिए इन परिकल्पनाओं का परीक्षण आज भी कर रहे हैं। अभी तक इस प्रश्न के संतोषजनक उत्तर से हम बहुत दूर हैं, हमको नहीं मिल पाया है। परंतु वैज्ञानिकों का विश्वास है कि जीवन पहले से उपस्थित जीवन से ही उत्पन्न हो सकता है। इस प्रेक्षण को कि बहुत से जीव अपने समलक्षणों में समानता दर्शाते हैं। डार्विन से इस तर्क के द्वारा समझाया जाता था कि ये एक समूह है, जैसे टेक्सान से संबंधित जो होता है, टेक्सॉन से रिलेटेड है वो। याद कीजिए वो समलक्षण का अर्थ कि किसी जीव के भौतिक या शारीरिक लक्षणों के कुल योग को ही हम क्या बोलते हैं, समलक्षण कह सकते हैं। जैसे कि आकृति है, साइज है, रंग है, व्यवहार है, जो कि जीवों के जीनों का उनके पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। परंतु समानताओं वाले बहुत से जीवों के प्रेक्षण से डार्विन इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वो एक समान इसलिए हैं क्योंकि वो एक ही प्रकार के जनकों से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि वैज्ञानिक सिद्धांत समय के साथ कैसे बदलते हैं, इस चीज को हमको देखिए। इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। हमने एक फिजिकल का एग्जाम्पल देखा, एक बायोलॉजिकल का एग्जाम्पल देखा, और ये जो है हमको समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है चीजों को कि इसकी प्रकृति कैसी है।
इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं कि टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंटिफिक थ्योरी, वैज्ञानिक सिद्धांतों की जो अनंतिम प्रक्रिया है वो कैसे है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने अभी भूकेंद्रीय विश्व के बारे में बात किया था, तो एक समय था जब भूकेंद्रीय या सूर्य केंद्रीय दोनों सिद्धांत अपने समकालीन प्रेक्षणों को समझा पाने में सक्षम थे, परंतु जब कभी भी कोई नया ग्रही परीक्षण सामने आता था तो भूकेंद्रीय सिद्धांत को एक नई मान्यता जोड़ना पड़ता था। लेकिन अगर सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की बात करें तो उसकी खूबसूरती यह थी कि वो केवल एक मान्यता के आधार पर कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सभी उपलब्ध प्रेक्षण समझाए जा सकते थे। आखिरकार इसी सिद्धांत को मान्यता मिली और यह माना गया कि सूर्य के चारों ओर जो है अन्य ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। पहले जो क्या मान्यता थी वो पूरी तरीके से भूकेंद्रीय थी, जो कि सूर्य केंद्रीय हो गई। इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांतों की जो प्रकृति है किस तरीके से टेंटेटिव है और हमेशा बदलने वाली है, कभी भी वो बदल जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने विज्ञान के प्रकृति के बारे में देखा और कुछ प्रकृति के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, जिसके अंतर्गत है विज्ञान जो है संशयवाद को प्रोत्साहन देता है। संशयवाद कहने का तात्पर्य यहाँ पे सेप्टिसिज्म से है। वैज्ञानिक अत्यधिक संशयी लोग होते हैं। ठीक है जी, वैज्ञानिक जो है अत्यधिक संशयी लोग होते हैं और इन लोग हमेशा संदेह करते हैं चीज़ों पे। प्रत्येक नए प्रेक्षण अथवा नए सिद्धांत को संदेह का सामना करना पड़ता है। इससे वैज्ञानिकों को बहुत वाद विवाद भी सामना करना पड़ता है। जैसे किसी नए प्रेक्षण को तभी स्वीकार किया जाता है जब विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों या समूहों द्वारा प्रेक्षणों की स्वतंत्र प्रायोगिक जांच कर समान परिणाम प्राप्त कर लिए जाते हैं। जब तक उसका समान परिणाम नहीं आता तब तक उसको संदेह के दृष्टिकोण से रखा जाता है। इसी प्रकार एक नया सिद्धांत तभी स्वीकार किया जाता है जब अन्य वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से उस सैद्धांतिक गणना को दोहराकर समान परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। इस वाद विवाद में कुछ नया प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि विज्ञान सही अर्थों में समतावादी संस्कृति को बढ़ावा देता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ और प्रकृतियों को देखा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।